हेलो एवरीवन। 11वीं कक्षा भूगोल विषय को लेकर मैं आज नई क्लास में उपस्थित हुआ हूँ। इससे पहले हम भूगोल विषय 11वीं कक्षा फंडामेंट्स ऑफ फिज़िकल ज्योग्राफी हमारी ये बुक चल रही थी, तो जिसमें हम पहला चैप्टर जो है आपका वो कर चुके थे। अब हमारा जो दूसरा चैप्टर है द ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति और उनका विकास, तो ये हमारा चैप्टर चल रहा है। तो जिसके ऊपर हम काम करते हैं, बहुत सारे बच्चों से कंप्लेन है वो लेक्चर अटेंड नहीं कर रहे और जो काम उनको करवाया जा रहा है उनकी कॉपी जो है लगातार चेक नहीं करवा रहे। तो इस कंप्लेन को हम बार बार करते भी अच्छे नहीं लगते, तो आप भी थोड़ी जिम्मेवारी को निभाइए और जो भी काम आपको दिया जाता है आपकी टीचरों के द्वारा तो वो आप ज़रूर जो है सबमिट करवाएं। तो मैं ज़्यादा टाइम ना लेता हुआ आपको सीधा ले चलता हूँ टॉपिक के ऊपर। देखिए, इन पीडीएफ को बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है। इतनी मेहनत जब आपके टीचर कर रहे हैं तो आप सभी विद्यार्थियों से अनुरोध है कि वो अपनी कॉपी कंप्लीट करके अपने अध्यापक के पर्सनल नंबर के ऊपर चेक ज़रूर करवाएं। तो हम आपका ज़्यादा समय न लेते हुए अब वापस टॉपिक के ऊपर आ गए हम, और टॉपिक में हम क्या क्या पढ़ेंगे तो वो यहाँ पर दे रखा है। हमारा सेकंड जो चैप्टर है, पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास, द ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ द अर्थ, तो इसमें हम सब ये टॉपिक पढ़ेंगे जो एक एक करके 2-3 क्लासेस में ये आपके चैप्टर कंप्लीट करवा दिए जाएंगे। तो आज हम जो है यहाँ पर बेसिकली इनके बारे में पढ़ेंगे। ये दो टॉपिक, एक तो आरंभिक सिद्धांत जो है पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर, और एक आधुनिक जो सिद्धांत है उन्हीं के बारे में जानेंगे। तो वहाँ पर हम चलते हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति को लेकर तीन तरह के, पृथ्वी यूनिवर्स की उत्पत्ति को लेकर तीन तरह के सिद्धांत है। यहाँ पर हम अकेला पृथ्वी को अलग नहीं कर सकते, हमें पूरे के पूरे ब्रह्मांड की या यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में भी यहाँ पर बात करनी पड़ेगी। तो क्योंकि उन्हीं से ही हमारे सौरमंडल से ही पृथ्वी का जो है जन्म हुआ है, तो हमें सौरमंडल और सौरमंडल का किस तरीके से निर्माण होता है तो उससे पीछे की पूरी घटना को हमें यहाँ पर समझना पड़ेगा। तो पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो इसके लिए तीन तरह के विचार दिए जाते हैं। सबसे पहले अद्वैतवादी या एक तारक परिकल्पना, जो नाम से ही है, इनसे ये हाइपोथेसिस जो है ये बताती है कि जो पृथ्वी की उत्पत्ति है, ये सॉरी पूरे ब्रह्मांड की उत्पत्ति है, वो एक तारे से हुई है। एक ही तारे का मैटर जो है वो तेज़ी से घूम रहा था, तो उसका मैटर उसके चारों तरफ से जो है फैल गया, और वो फैला हुआ जो मैटर है वो एक संयुक्त रूप से ज्वाइंट हो जाता है और वापस जो है पृथ्वी बन जाती है। हम कंप्लीट इसके बारे में जानेंगे। मोनिस्ट जो है हाइपोथेसिस है। दूसरा है द्वैतवादी परिकल्पना या डॉलिस्ट हाइपोथेसिस। तो ये बोलते हैं, ये क्या बात कहती है, ये थ्योरी बोलती है जो ब्रह्मांड की या यूनिवर्स की जो उत्पत्ति है वो एक से अधिक तारों से हुई है। और लास्ट है आधुनिक सिद्धांत ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर। जो मॉडर्न जो थ्योरीज़ हैं वो क्या बोलती हैं, वो ये कहती हैं पृथ्वी की उत्पत्ति जो है एक बादल धूलकणों से जो है, धूलकण जो है वो ज्वाइंट होते हैं और अज्ञात कारण से ज्वाइंट होते हैं। वो मैटर जो है एक मटर के दाने की तरह जो है इकट्ठा हो जाता है और उसमें ब्लास्ट होता है, तो ब्लास्ट से जो है पूरा का पूरा यूनिवर्स जो है बना है। तो ये तीन तरह की विचारधाराएं हैं, इनके बारे में हम ये कंप्लीट इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से ब्रह्मांड, इस यूनिवर्स की, सौरमंडल की या हमारी पृथ्वी की उत्पत्ति होती है। तो ये पहली परिकल्पना है, मोनिस्ट हाइपोथेसिस है। अब इस विचार के अनुसार जो सौरमंडल, ब्रह्मांड, यूनिवर्स की और पृथ्वी की उत्पत्ति जो है वो एक तारे से हुई है। ये यहाँ पर ये इमैनुअल कांट है जो जर्मन के एक दार्शनिक थे। ये क्वेश्चन आ सकता है। इन्होंने ग्रेविटेशन के जो नियम हैं, गुरुत्वाकर्षण के जो नियम हैं, उनके आधार पर जो है ये अपना उदाहरण जो है प्रस्तुत किया था। इनका मानना था एक तारा था,
ये दिखा रखा है, पहला स्टेप है। और इसके चारों ओर जो है दैव निर्मित आद पदार्थ जो है बिखरा हुआ था। और ये पदार्थ जो है अपने आप में टकराने लगता है, और टकराने के बाद तो ये सेकंड स्टेप में ये आद पदार्थ जो है इसके चारों ओर फैला हुआ था, और इसके सेंटर में कोलिजन होता है, विस्फोट होता है, और ये पूरा का पूरा मैटर जो है आसपास बिखर जाता है। और बिखरने से जो है भिन्न प्रकार के ये वापस जो है पदार्थ इकट्ठा होता है, और धीरे धीरे ये बिखरा हुआ पदार्थ ग्रहों और उपग्रहों का जो है वो रूप ले लेता है। इस तरीके से ग्रह और तारे जो है वो बन जाते हैं। तो ये हाइपोथेसिस है, जैसे एक तारे से जो है इस यूनिवर्स की परिकल्पना के ऊपर जो है चर्चा की है। तो ये आदमी है इमैनुअल कांट। तो इनके ऊपर ये थ्योरी है, एक तारक परिकल्पना इसे कहा गया है। तो आगे वाली थ्योरी के ऊपर चलते हैं। इसी तरह का ही विचार जो है एक तारे से परिकल्पना से संबंधित एक और विद्वान है जिसका नाम है लाप्लेस। तो इसने जो है निहारिका परिकल्पना दी थी, और ये 1796 ईस्वी में दी थी, नेबुला हाइपोथेसिस। तो ये आदमी है लाप्लेस, और इनका क्या मानना था? इनका मानना था जो ग्रह और उपग्रहों की जो उत्पत्ति है, तो वो सूर्य के चारों ओर घूमते हुए जो बादल थे, वो बादल जो है हाइड्रोजन गैस से बने हुए थे, और उसी को ही इन्होंने आकाशगंगा का नाम दिया है। और ये जो हाइड्रोजन गैस के बादल थे या धूल और कणों से मिलकर बने हुए थे, तो ये इकट्ठे हो जाते हैं, और इकट्ठे होने के बाद ग्रहों और उपग्रहों का रूप ले लेते हैं। तो इस तरीके से ये इकट्ठे, इसका सेंटर है, और ये यहाँ पर कुछ एक मैटर जो है इकट्ठा हो रहा है, कुछ यहाँ पर हो रहा है, कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो इस तरीके से ग्रह और उपग्रहों का जो है वो बनते हैं। और ये सारा मैटर जो है एक ग्रह के ऊपर सूर्य के चारों ओर घूम रहा था, तो उसी से ही ये ग्रह और उपग्रह जो है वो बने हैं। तो ये विचारक है लाप्लेस। तो इनका ये मानना था, और ये दोनों थ्योरी एक तारे से संबंधित है। ये दोनों मानते हैं जो इस सौरमंडल की, पृथ्वी की जो उत्पत्ति है वो एक तारे से हुई है। इसी तरह से द्वैतारक परिकल्पना है। तो इस विचारधारा के अनुसार जो ग्रहों और उपग्रहों की जो उत्पत्ति है एक से अधिक तारों के संयोग से हुई है। अब इसके लिए दो विचारक हैं। पहला है जो चैम्बरलिन और मोल्टन की ग्रह अणु जो है परिकल्पना है। तो इस परिकल्पना के अनुसार जो है ब्रह्मांड में सूर्य के नज़दीक एक काफ़ी जो है विशाल जो है तारा इसके पास से गुजरता है। जैसे ये तारा है और ये हमारा सौरमंडल है, इसके पास से गुजरा, तो बहुत सारा मैटर इसका सूर्य जो है खींच लेता है। तो वो पृथ्वी इस सौरमंडल के चारों ओर, इस पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूम रहा होता है मैटर, और ये मैटर ही इकट्ठा होकर जो है ग्रहों और उपग्रहों का जो है रूप ले लेता है। इस तरीके से जो है द्वैतारक परिकल्पना जो है बोलती है इनके अनुसार ग्रहों और उपग्रहों की रचना हुई। तो ये कंप्लीट बात इनमें दे रखी है, आप यहाँ से देख लेना, इनको एक बार पढ़ ज़रूर लेना, तो ये पूरी बात आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। इसी तरह से द्वितारक परिकल्पना की एक और परिकल्पना है जिसे ऑटो शिमंड की अंत तारक धूर परिकल्पना का नाम दिया गया है, इंटरस्टेलर डस्ट हाइपोथेसिस। तो ये किस विचारक ने दी थी? तो ऑटो शिमंड ने ये विचारधारा दी थी, और इसके साथ एक और विद्वान थे कार्ल वाइजगर जास्कर। तो इसने जो है ये निहारिका और ये परिकल्पना जो है दी थी। तो ये दोनों का ज्वाइंट किया हुआ ही एक विचार है। तो इनके अनुसार जो ग्रह और उपग्रह या सौर परिवार की जो रचना है वो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहे हाइड्रोजन, हीलियम और धूल कणों
से बने हुए पदार्थ से हुआ है। ये पदार्थ सूर्य के चारों ओर घूम रहा है, जैसे कि इस पिक्चर में दिखा रखा है। और धीरे धीरे ये सारा पदार्थ जो है पृथ्वी के इधर सौर मंडल के या सूर्य के चारों ओर जो है घूमने लग जाता है और धीरे धीरे ग्रहों और उपग्रहों का रूप ले लेता है। इसी तरह से जो है ये भी दिखा रखा है किस तरीके से ये धूलकण जो है एक ग्रह के चारों ओर घूम रहे हैं और धीरे धीरे ये संगठित होते जा रहे हैं और एक ग्रहों का रूप यहाँ पर आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। तो इस प्रोसेस से जो है पृथ्वी और अन्य जो सौरमंडल के सदस्य हैं उनकी रचना होती है। और ये मैटर जो है ये किसी अन्य ग्रह का है या अन्य सूर्य का अन्य का तारे का जो है जो मैटर है जो इस तारे के जो सूर्य के चारों ओर घूमने लगा था। तो ये इनका मानना है ये मैटर जो है किसी अन्य तारे का है, इसीलिए इनको जो है द्वैतारक परिकल्पना का नाम दिया जाता है। तो आगे चलते हैं। तो इसके बाद जो हमारी थ्योरी है मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरी है, आपके फाइनल एग्ज़ाम में 5 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है। तो एक विचारक थे जॉर्ज लेमेत्रे और ये थ्योरी जो है वो सर्वमान्य है। इसे बिग बैंग सिद्धांत भी कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी। तो ये वो थ्योरी है जो सर्वमान्य है अभी तक की और पूरा विश्व जो है अभी तक इन थ्योरी को मानता है। इससे पहले वाली जितनी भी थ्योरी थी उनमें कई प्रकार की कमियां थी, बहुत सारे प्रश्नों के वो उत्तर नहीं दे पा रही थी। तो फाइनली जो है जॉर्ज लेमेत्रे नाम का आदमी है, अगर इसमें नाम दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं दे रखा है तो आप लिख लेना जॉर्ज लेमेत्रे ये आदमी है। और ये आदमी ने जो है पूरे ब्रह्मांड की विस्तार के बारे में या उनकी उत्पत्ति के बारे में बात की है। अभी ये क्या मानता है, इनके अनुसार पूरा मैटर जो है बादलों के रूप में फैल रहा था और ये बादल जो है धूलकण और गैस के थे और किसी अज्ञात कारण से ये सारा मैटर जो है एक मटर के दाने के आकार में जो है इतना संगठित हो जाता है, इतना छोटा हो जाता है, धीरे धीरे ये सिकुड़ने लगता है और एक मटर के दाने की तरह में जो है ये पूरा का पूरा समा जाता है। और इसके सेंटर में जो है काफ़ी ज़्यादा गर्मी उठती है, गर्मी पैदा होती है और यहाँ से इसका जो सेंटर है यहाँ फिर एक विस्फोट होता है और जो लगभग 13.7 वर्ष अरब पहले हुआ था। तो इसी घटना को नाम दिया गया बिग बैंग। तो इसी विस्फोट को क्या नाम दिया गया, बिग बैंग। और जैसे ही बिग बैंग होता है तो पूरा मैटर जो है चारों ओर फैल जाता है और पहले ही 3 मिनट के अंदर ही पहले परमाणु की मैटर से रचना हो जाती है। तो तब जो है पहला परमाणु बन जाता है और 3 लाख वर्षों के दौरान ये मैटर का जो है 4500 केल्विन तापमान जो है गिर जाता है और वापस ये पदार्थ जो है इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। और इस तरीके से जो है ब्रह्मांड जो है उसका जो है विस्तार आज भी हो रहा है, लेकिन इसके द्वारा फैला हुआ मैटर जो है अलग अलग जगह पे इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। अपने जो भी उस मैटर का बड़ा पार्ट होता है तो उस पार्ट के ऊपर जो है ये सारा मैटर वापस इकट्ठा हो जाता है और इस तरीके से फिर से विस्फोट होता है। इसी सिद्धांत को बिग बैंग कहा गया है। अब इसके ऊपर 2 विचारक हैं जिन्होंने अपने विचार रखे हैं। सबसे पहले एडविन हबल। तो 1920 में इसने एक विचार रखा था। इसने बताया था जो ब्रह्मांड है आज भी इसका विस्तार हो रहा है। तो इन्होंने जो है एक चित्र की सहायता से ये सब बताने की कोशिश की है। तो इस चित्र को मैं थोड़ा जूम करता हूँ। तो हॉयल के अनुसार यहाँ पर बिग बैंग होता है, यहाँ पर बिग बैंग होता है और बिग बैंग के बाद जैसे जैसे समय बीत रहा है तो ये पूरा यूनिवर्स जो है फैल रहा है। तो इनके बीच का जो गैप है वो बढ़ रहा है। तो यही ये कहना चाह रहा है। तो जैसे एक आप गुब्बारा लीजिए, उसमें 2 जगह पर निशान लगा लीजिए और जैसे जैसे आप गुब्बारे में हवा भरेंगे तो उसके बीच का जो स्पेस है दोनों निशानों का वो बढ़ता जाएगा।
तो इसी तरह से पूरा यूनिवर्स बढ़ रहा है। तो ये बात जो है एडविन हब्बल ने कही थी इस थ्योरी को प्रूफ करने के पक्ष में। इसी तरह ही हॉयल नाम का एक और विद्वान है, इसने जो एक अपनी थ्योरी दी थी स्थिर अवस्था संकल्पना, तो स्टेडी स्टेट कंसेप्ट दिया था। तो ये डायरेक्टली ये पूछ सकते हैं ये जो कंसेप्ट है किसका दिया हुआ है, तो ये हॉयल का है। तो इसमें भी इन्होंने जो है ये बताने की कोशिश की है जो ब्रह्मांड है ये कभी भी एक जैसा नहीं था, इसमें बहुत सारे प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं और समय समय के अनुसार जैसे ही कोई नया विस्फोट होता है तो उसके बाद भिन्न प्रकार के भौतिक नियम अलग तरीके से काम करते हैं। तो ऐसा कुछ इन्होंने बताने की कोशिश की है अपनी थ्योरी में। तो थ्योरी तो नहीं पूछी जाएगी इनकी, आपसे इन ये पूछा जा सकता है ये हॉयल के द्वारा दी गई संकल्पना कौन सी थी, तो स्थिर अवस्था संकल्पना, स्टेडी स्टेट कंसेप्ट, तो ये विचारधारा इन्होंने दी थी। आशा करता हूँ आज हमने 3 तरह के विचार पढ़े हैं जो इस ब्रह्मांड के उत्पत्ति को लेकर हैं। तो इस वीडियो की हेल्प से आप इन सब बातों को जो है कुछ मात्रा में समझ पाए होंगे और पीडीएफ को जो है डाउनलोड कीजिए और पीडीएफ में जो है दे रखी जो भी बातें हैं उनको यहाँ पर आप सीखने की कोशिश करें। आपने बहुत ही ध्यान से इस लेक्चर को सुना तो उसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं आगे वाली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।